डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अब हम आगे बढ़ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अभी तक हमने क्या देखा था कि अभी तक हमने ये देखा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको सीखना है हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बहुत सारे तरीके के यहाँ पर सेंटेंस देखने को मिलेंगे। राइट, बेसिकली वी हैव फोर सेंटेंसेस, दैट इज असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence and exclamatory sentence. But in your direct indirect speech you need to understand 7 different types of sentences, right? So हमारे जो basic sentence है 4, इससे आगे बढ़कर हमें 3 और sentences सीखने हैं एंड ये आपने शायद 10th में ऑलरेडी सीख लिए होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको चेंज करना होगा तो आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और वो पैराग्राफ में अलग-अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। एक पैराग्राफ आपके साथ सामने आएगा तो पैराग्राफ में बहुत अलग-अलग तरीके के सेंटेंसेस होंगे और उसे अलग-अलग रूल्स के हिसाब से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि पहला सेंटेंस है कि असर्टिव सेंटेंस है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस असर्टिव है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है SVO। S यानी सब्जेक्ट, वर्ब, V यानी वर्ब एंड O यानी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, तो उस सेंटेंस को हम क्या सेंटेंस कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और शायद ऐसा भी आ सकता है कि इस सेंटेंस में स्टेटमेंट दिया हो, जैसे कि मेरे सामने चेयर पड़ी है तो मैं कह सकता हूं दिस इज द चेयर। तो दिस इज द चेयर वो एक क्या हो गया है, एक असर्टिव सेंटेंस हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आगे हम देखने वाले हैं जिससे आपको पता चले कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है। दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है कि जिसमें प्रश्नार्थ वाक्य जिसे हम कहते हैं, तो प्रश्नार्थ वाक्य की आइडेंटिफिकेशन खुद यहाँ पर दे दी गई है कि यहाँ पर लास्ट में जो प्रश्नार्थ चिन्ह आता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, किसी भी प्रकार के WH क्वेश्चन, चाहे वो हु है, व्हाट है, व्हाई है, whom है, हाउ मच है, हाउ मेनी है, हाउ है, उसी तरीके का सेंटेंस है जिसकी शुरुआत होती है और अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? व्हाट इज योर नेम? तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। तीसरा एक सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है, आज्ञार्थ वाक्य। आज्ञार्थ वाक्य जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसकी शुरुआत किसी भी वर्ब से हुई होती है और उसका एंडिंग किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है। अब वर्ब से शुरुआत होने का मतलब क्या है, से फॉर एन एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वो विंडो है, राइट, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर। तो ओपन, क्लोज, ये सब क्या है, वर्ब है। और यहाँ पर आप एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि ये इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी हम सब्जेक्ट को यूज करते नहीं है। विदाउट सब्जेक्ट ये सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। फोर्थ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसकी शुरुआत होती है व्हाट से, हाउ से। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उसी की साइन आती है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसकी शुरुआत किससे होती है, व्हाट से होती है और हाउ से होती है। व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर इट वाज। अगर आपने बहुत अच्छा एक पिक्चर देख लिया है, आप बोलना चाहते हो तो आप सरप्राइज वे में बोल गए हो, तो आप कह सकते हो कि व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग इट वाज, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर इट वाज, राइट। तो ये यहाँ पर है वो जिसकी शुरुआत किससे होती है, व्हाट से होती है और हाउ से होती है और उसका एंडिंग किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। अब यहाँ पर आपको 3 नए सेंटेंसेस सीखने हैं, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, लेट एंड लेट्स। तो ये सेंटेंस तो बहुत इजी है, आपको किस तरीके से सीखना है, जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें अलग-अलग तरीके की विशिंग आपको मिलती है, राइट। जैसे कि सुबह सवेरे जब आप जाते हो और आपको देखने को कोई सामने आपको मिल जाता है तो आप गुड मॉर्निंग विश करते हो। स्कूल में जाते हो तो टीचर के सामने आप गुड मॉर्निंग कहते हो, गुड आफ्टरनून कहते हो, राइट। इसी प्रकार किसी फ्रेंड का आपका बर्थडे है तो आप उसे बेस्ट विशेस विश
करते हो, हैप्पी बर्थडे विश करते हो, तो ये सारी जो विजिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ऑलवेज जब भी वो पैराग्राफ में कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा तो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी होगी कि हम जिसे थैंक यू कह देते हैं, राइट। तो वो पैराग्राफ के शायद लास्ट में आ सकता है या शुरुआत में ही आ सकता है। वेलकम कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहां पर आएगी, सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगी, जो पैराग्राफ होता है उसकी शुरुआत में आएगी। दो बहुत अच्छे सेंटेंसेस है, लेट और लेट्स। लेट, राइट, और लेट्स। तो लेट और लेट्स दोनों ही सेंटेंस लगते एक जैसे हैं, लेकिन वो सेंटेंस अलग-अलग प्रकार के हैं। और लेट का जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत ही किससे होती है, लेट से होती है। आप जब भी किसी को ऐसे बहुत ही इनोसेंट वे में आप कहना चाहते हो तो वो आप लेट यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेट्स, लेट्स का मीनिंग क्या होता है, लेट अस। इट मींस यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं वो सभी को एक साथ में जब इकट्ठा करके आप बात करना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं लेट अस। उसकी भी शुरुआत करते हैं लेट्स से। लेट्स गो टू द पिकनिक, तो ये एक सेंटेंस है, तो उसकी शुरुआत किससे हुई है, लेट से हुई है। तो ये है आपको किस तरीके से सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक बार सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बाकी सारे जो चेंजेस है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस करने हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स बहुत ही अलग होंगे, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। मींस कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेंटेंसेस आप सीखने वाले हो वो सभी सेंटेंसेस के अलग-अलग खुद के रूल हैं। कुछ बेसिक रूल्स है जो अभी हम सीखने वाले हैं। वो क्या है कि यहाँ पर एक बेसिक रूल ऐसे है कि वो सभी सेंटेंस में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो बेसिक रूल क्या है और किस तरीके के चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि when we want to convert the direct speech into indirect speech we need to keep in mind the following changes। यहाँ पर दिए गए जितने भी चेंजेस है वो चेंजेस एक नॉर्मल, एक बेसिक चेंजेस है और वो चेंजेस आपको आने चाहिए। और ये चेंजेस जब आएंगे तभी इसके अलग-अलग जो चेंजेस है, रूल्स है, वो आपको याद रह पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले चेंज किसमें करना पड़ेगा, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। कल हमने सीखा था कि किस तरीके से वो चेंजेस हम करते हैं, ठीक है। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा है चेंज इन कंजंक्शन, जो हम दैट लगाते हैं, दैट लगाना है नहीं लगाना है, वो रूल कहां पर अप्लाई होता है, चेंज इन कंजंक्शन में यूज होता है। याद रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पर हर एक जगह आप कंजंक्शन जब यूज करते हो तो दैट यूज करना नहीं है, ठीक है। थर्ड चेंज आएगा आपका चेंज इन टेंस। टेंस में किस तरीके से चेंजेस होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। चेंज इन नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट वर्ड क्या होता है कि किसी सेंटेंस में नाउ दिया है तो आपको उसको देयर करना पड़ेगा, ठीक है। हियर दिया है तो देयर करना पड़ेगा। तो उस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो है चेंज इन नियरेस्ट वर्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है चेंज इन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हमारे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चेंज करने में थोड़ी बहुत उनको दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर चेंज इन प्रोनाउन, और ये भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं कि आपको किस तरीके का टेबल याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस आपको यहाँ पर देखने हैं। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं किस तरीके के चेंजेस आपको करने हैं। तो चेंज नंबर 1 है, चेंज नंबर 1 एंड 2 एक तो साथ में हम ले रहे हैं, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड चेंज इन कंजंक्शन। तो पहला और दूसरा नंबर का जो चेंज है वो दोनों चेंज हम एक साथ में देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा मान लो कि सेंटेंस आपको मिला है असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रोबेबल क्या हो सकता है, तो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब वो सेड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, से हो सकता है, सेज हो सकता है, टेल हो सकता है या फिर टेल्स हो सकता है। तो इतने में से ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो उसका कंजंक्शन जब हम यूज करते हैं तो वो कंजंक्शन क्या होगा, उसमें हम दैट लगाते हैं, क्लियर। तो असर्टिव सेंटेंस अगर आता है तो असर्टिव सेंटेंस आपने आइडेंटिफाई एक बार कर लिया, तो उसके बाद आपको जो बेसिक चेंजेस करने हैं वो बेसिक चेंजेस में सबसे पहला जो चेंज है रिपोर्टिंग वर्ब एंड कंजंक्शन में, तो कुछ इस तरीके का चेंजेस आप असर्टिव सेंटेंस में कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, अगर मान लो आपके पास आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी आगे धीरे-धीरे हम बिल्कुल ही अलग तरीके से असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव सभी सेंटेंस अलग-अलग करके हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको आस्क देखने
आस्क्ड देखने को मिलेगा, और इंक्वायर्ड ऑफ, ये तीनों सारी चीजें आपको रिपोर्टिंग वर्ब में देखने को मिल जाएगी। उसका कंजंक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ यहाँ पर है कि इफ और वेदर या फिर WH क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसे किस तरीके से इनडायरेक्टली चेंज करते हैं, वो उसमें थोड़ी बहुत सी डिफिकल्ट रहती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें देखना है कि कंजंक्शन हमें लगाना क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारे पास है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई। अगर सेंटेंस अगर ऐसा दिया है कि व्हाट इज योर नेम, तो उसमें ऑलरेडी WH क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वही WH क्वेश्चन को हमें कंजंक्शन के तौर पे ले लेना है। अगर सेंटेंस की शुरुआत WH क्वेश्चन से नहीं हुई है, इट मींस डू, डज, मॉडल ऑक्सिलरी उससे हुई, तो हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस आपके पास ऐसा है डू यू हैव अ पेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे क्वेश्चन मार्क तो आ रहा है, इट मींस ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप यहाँ पर WH क्वेश्चन नहीं है तो उसे WH क्वेश्चन के तौर पे यूज करोगे नहीं, तो वहां पर आप क्या लगा सकते हो, इफ लगा सकते हो या फिर वेदर लगा सकते हो, दोनों नहीं लगाना है, दोनों में से कोई एक चीज आपको यहाँ पर यूज करनी है, या तो इफ यूज कर सकते हो या तो वेदर यूज कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको पता चल गया है कि अगर WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन के तौर पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पर कंजंक्शन लगाना है, अगर नहीं है तो इफ या वेदर लगाना है, और ये भी कहाँ लगाना है, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। आगे देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे आगे ही मैंने बताया था कि वो आग्नार सेंटेंस होते हैं, और इस तरीके के सेंटेंस में कभी भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। तो सब्जेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट की गई होगी, ऑर्डर दिया गया होगा, कोई सजेशन दिया गया होगा, तो सेंटेंस में जिस तरीके का आपको अर्थ मिल रहा है, मीनिंग मिल रहा है, उसी तरीके का आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है। और यहाँ पर कंजंक्शन हम यूज करते हैं, जब इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तब इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन कभी भी यूज करते नहीं, तो उसके बगल में हम क्या यूज करते हैं कि टू इंफिनिटिव यूज करते हैं। अब सेंटेंस में दैट नहीं लगाना है, इफ वेदर WH क्वेश्चन कुछ नहीं लगाना है, इट मींस सेंटेंस में कंजंक्शन आने वाला नहीं है। तो कंजंक्शन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेंटेंस को किसमें चेंज करने वाले हैं, टू इंफिनिटिव में चेंज करने वाले हैं। वो आगे हम देख रहे हैं किस तरीके से चेंजेस करना है। यहाँ पर केवल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि चेंजेस किस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। आगे सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम ऑलवेज हम एक्सक्लेम से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेम के साथ जिस तरीके का जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है उसे किस तरीके से उसे बोला है, किस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है, उस तरीके से आपको यहाँ पर उसके साथ थोड़े बहुत मीनिंग के साथ उसमें यहाँ पर ऐड करना होता है। से फॉर एन एग्जांपल, अगर सेंटेंस में जो स्पीकर है उसके एक्चुअल वर्ड्स में कुछ हैप्पीनेस दिख रही है आपको, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर कोई सॉरो है, कोई दुख आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। कंजंक्शन में क्या करोगे, वहां पर तो नॉर्मली जैसे ही असर्टिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं उसी तरीके से आप कंजंक्शन में भी क्या यूज कर सकते हो, दैट यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आगे ही मैंने बता दिया है किस तरीके के होते हैं, उसमें विश किया होता है, तो यहाँ पर आप उसमें विश यूज कर सकते हो और बैड यूज कर सकते हो, और ये बैड कब यूज करना है वो आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंजंक्शन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस है जहां पर आप दैट लगा के भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए लेट की बात करते हैं। तो लेट और इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट और इंपेरेटिव सेंटेंस याद रखना फ्रेंड्स, लेट और इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही तरीके के होते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपको लेट के रूल से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाएगी इंपेरेटिव सेंटेंस और लेट में। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक चीज है कि आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो,
लेकिन जब लेट का सेंटेंस आपके पास आता है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रिक्वेस्टेड। जहां पर भी लेट का यूज आया है वहां पर आपको क्या यूज करना है, केवल रिक्वेस्टेड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब आपको यूज करना है। और सेम यहां पर भी कंजंक्शन की अगर बात की जाए तो जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हो कि वहां पर कंजंक्शन नहीं लगता है, वहां पर आपको टू इंफिनिटिव में चेंज करना है। तो लेट वाले सेंटेंस में भी सेम इसी प्रकार से है कि आपको यहां पर कंजंक्शन यूज करना नहीं है और साथ में आपको उसी सेंटेंस को टू इंफिनिटिव में चेंज कर देना है। बात करते हैं लेट्स की। तो लेट और लेट्स दोनों अलग है फ्रेंड्स। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि लेट्स की जब बात आती है तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम यहां पर रिक्वेस्टेड कभी भी यूज करेंगे नहीं, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सजेस्टेड यूज करना पड़ेगा या फिर तो प्रपोज्ड यूज करना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर कंजंक्शन की बात की जाए तो यहां पर भी आप दैट नहीं भी लगा सकते हो और दैट लगा के भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। तो ये था आपका चेंज नंबर 1 एंड 2, जहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कौन से सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से यूज करना है और कंजंक्शन आता है तो किस तरीके से यूज करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स चेंज नंबर 3। चेंज नंबर 3 में क्या है, चेंजिंग टेंस। तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस लेवल पे भी अभी टेंस आते नहीं है और ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी यहां पर ट्राई करते हैं उसे बहुत इजी वे में समझने का। लेकिन अगर आपको टेंस नहीं भी आते हैं और अगर आप ये जो टेबल है उसे अच्छे से कर लेते हो तो आपको ये बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाने वाला है। तो चेंजिंग टेंस में क्या है फ्रेंड्स कि यहां पर हम देखते हैं कि अगर आपको कोई भी डायरेक्ट का सेंटेंस में आपको एम या इज देखने को मिल रहा है तो आपको जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में उसे तब्दील कर रहे हो तो एम और इज का आपको क्या करना है, वाज करना है। उसी तरीके से आर का क्या करना है, वर करना है। तो ये तो हुई बेसिक बात, ठीक है, कि एम का इज का वाज कर दिया, आर का वर कर दिया। तो उसी तरीके से हम देखते हैं सेंटेंस में हैव हैज आता है तो आपको हैड करना है, ठीक है। डू नॉट डज नॉट आता है तो डिड करना है, डिड नॉट आता है तो हैड करना है, was प्लस before। ये बहुत ही कम सेंटेंस आपको ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे कि जिसके साथ was और पीछे V4 दिया है। V4 क्या होता है कि जिरन, जिसे हम कहते हैं ing वाला जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं V4। तो उसका आपको क्या चेंज करना है, had been प्लस V4। उसी तरह had है तो आप had ही यूज कर सकते हो, can उसका could यूज कर सकते हो, will और shall, will और shall दोनों का आपको क्या चेंज करना है, would चेंज करना है। shall का यहाँ पर should होता नहीं है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें shall का should होता है। V1 यानी कि जो मेन वर्ब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यही है फ्रेंड्स। ये दो नंबर 9, नंबर 10 एंड नंबर 11 ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि अगर आपको सेंटेंस में V1 यानी कि प्ले, से फॉर एन एग्जांपल आपको सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में प्ले मिला है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका क्या हो जाएगा, V2 यानी कि पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको V2 वो डायरेक्ट स्पीच में मिला है तो इनडायरेक्ट स्पीच में V3 होता है लेकिन उसके आगे हम क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। ये जो चेंज है नंबर 11 वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मायने रखने वाला यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं शुड, जो कोई चेंज नहीं होता है, शुड ही रहता है। मे, तो मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। तो आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो आपको एक चीज पता चल जाती है कि जो भी प्रेजेंट में है वो पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत ही इजी वे में समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि बेसिक सेंटेंसेस क्या होता है कि जब डू यूज करते हैं सेंटेंस में, जब भी डू यूज होता है तो उसके साथ वी बन आता है। वैसे ही डू, डज, डिड, विल, वुड ये सभी ऐसी चीजें हैं ये तो मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ ग्रामर के रूल्स के हिसाब से ऑलवेज क्या आता है, वी बन आता है। और हैव, हैज, हैड किसी भी तरीके का आप ले लो तो उसके साथ क्या आता है, V3 आता है। तो ये था आपका रूल नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये चेंजेस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको इसे याद कर लेना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चेंज नंबर 4 की ओर। चेंज नंबर 4 हमारा कौन सा है, चेंज इन नियरेस्ट वर्ड। तो चेंज इन नियरेस्ट वर्ड में आगे जैसे हमने बात की थी कि डायरेक्ट स्पीच में से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसमें
दिस दिया गया है, दिस इज माय बेंच, से फॉर एन एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि दिस इज माय बेंच। तो ये सेंटेंस जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है उसे जब हम इनडायरेक्टली चेंज करते हैं तो इस दिस का क्या कर देंगे हम, दैट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी बात समझनी है कि जब दिस होता है तो उसका क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। उसके बाद अगर दिस इट मींस वो जब प्लूरल फॉर्म में आता है दिस तो उसका क्या होता है, दोज होता है। वैसे ही हियर का देयर, नाउ उसका क्या हो जाता है, देन हो जाता है, दस तो उसका हो जाता है सो, अगो तो बिफोर होता है। अब यहां पर आप देखते हो टुडे, टुडे का क्या करते हैं हम, दैट डे करते हैं। उसी तरीके से टुनाइट का दैट नाइट करते हैं। लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट का क्या होता है, लास्ट नाइट इट मींस जो बीत चुकी है वो, तो बीत चुकी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द प्रीवियस नाइट। उसी तरीके से यस्टरडे, यस्टरडे और टुमारो, यहां पर आप देख सकते हो उसके दो मीनिंग है, ठीक है। तो यस्टरडे का आप कर सकते हो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, दो में से कोई एक ही यूज करना है फ्रेंड्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। उसी तरीके से अगर टुमारो रहता है तो टुमारो का क्या होता है, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। फॉलोइंग डे इट मींस आने वाला, क्योंकि टुमारो क्या होता है, जो कि फ्यूचर में होता है, जो अभी आया नहीं है, तो उसे हम यूज करते हैं द फॉलोइंग डे, और टुमारो के लिए दूसरा यूज होता है द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि लास्ट नाइट, यस्टरडे और टुमारो, तो ये तीनों है वर्ड, ऐसे वर्ड है कि जिसके आगे ऑलवेज हम जब प्रीवियस नाइट अकेले नहीं लगाते हैं, हम आगे द लगा के प्रीवियस नाइट लगाते हैं। फॉलोइंग नाइट अकेले नहीं लगाते हैं, द फॉलोइंग नाइट लगाते हैं, ठीक है, उसे भूलना नहीं है। और लास्ट में है कम, कम का क्या करते हैं, गो करते हैं। लेकिन एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेनी है फ्रेंड्स कि कम का ऑलवेज गो होता नहीं है। कब आपका कम को गो करना है वो आगे हम सीखने वाले हैं कि कब जब सेंटेंस में कम आता है तो उसका गो होता है और कब कम का कम रहता है, ठीक है। तो ये था आपका चेंज नंबर 4, चेंजिंग नियरेस्ट वर्ड। अब चेंज नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। चेंज नंबर 5 क्या है, चेंजिंग प्रोनाउन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आगे हमने बात की थी, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर डिफिकल्टी रहती है कि कैसे इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है और इस टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इस टेबल को याद करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टेबल में डायरेक्ट स्पीच है, सब्जेक्ट इट मींस डायरेक्ट स्पीच जब आती है, डायरेक्ट स्पीच में जो सब्जेक्ट का पोर्शन आता है, जिसे हम कहते हैं आई, मी, ये सब जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका क्या होगा, इट मींस पहला जो यहाँ पर आप ये वो देख रहे हो, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज करना है। उसी तरीके के डायरेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, से फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, एक अगर आपके पास सेंटेंस है आई विल कॉल यू, अगर आपके पास ये सेंटेंस है आई विल कॉल यू, तो आई उसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और यू जो कि एक सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर है, राइट, इसीलिए वो यू वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आप यहाँ पर आप देख लेना किस तरीके से हम यहाँ पर चेंज करते हैं डायरेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट में चेंज होने वाला है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो फर्स्ट नंबर है उसको मैंने कनेक्ट किया है 4 नंबर से, सेकेंड नंबर है उसे मैंने कनेक्ट किया है 5 नंबर से, और थर्ड नंबर है उसे मैंने कनेक्ट किया है 6 नंबर से। अब ये टेबल आपको याद किस तरीके से रखना है वो आपको देखना है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई लिखूंगा, ठीक है, आई। तो आई यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट में है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मुझे पता है आई का मी। एक नंबर को किसके साथ कनेक्ट किया है, 4 नंबर के साथ, तो माई और माइन। ये प्रोनाउन आपको पहले से पता है, आई, मी, माई, माइन, ठीक है, ये पता है। उसी तरीके से सेकंड नंबर को हमने 5 नंबर के साथ कनेक्ट किया है, तो वी, अस, अवर, अवर्स, तो हो गया आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स। अब क्या बचा है, यू बचा है, तो यू थर्ड नंबर को हमने कनेक्ट किया है 6 नंबर के साथ, तो यू, योर, योर्स, करेक्ट। तो अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपकी डायरेक्ट की जो सब्जेक्ट की लाइन है और डायरेक्ट की जो ऑब्जेक्ट की लाइन है वो दोनों लाइन फिलअप हो चुकी है, ठीक है। तो अब बचा आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ऑब्जेक्ट। तो उसको हम किस तरीके
ये आई एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये आई सब्जेक्ट का जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो कभी कभार आई भी रहता है। अगर आई कोई सब्जेक्ट है और वो एक लड़का है तो उसे हम ही में कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई लड़की है तो उसे हम सी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इट मींस प्रोबेबल कितना होता है, आई का आई रहता है कभी कभार, कभी ही होता है और कभी सी हो जाता है। तो हमने पहला यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो हमने फिलअप किया है कि आई का ही और सी होता है। तो अगर हम देखते हैं तो वी का क्या होता है, दे होता है, ठीक है। अब जब वी बात कर रहे होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब किसी थर्ड पर्सन को ये चीज बताते हैं तो वी का क्या करते हैं, दे करते हैं। तो हमने यहाँ पर हमें केवल ये दो बॉक्स याद रखना है, ही सी, तो क्या हुआ यहाँ पर दे हुआ है। तो ऑब्वियसली यू जब बात करते हैं सेकंड पर्सन की जब हम बात करते होते हैं तब केवल यहाँ से उठा के पूरा यहाँ पर लिख देना है ही सी दे। इट मींस आपको पता चल जाएगा कि ही का मीनिंग कोई भी हो सकता है, कि चाहे वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है या फिर दे भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर जब माई की बात होती है, जब कोई फर्स्ट पर्सन एक्चुअल वर्ड्स में वो माई यूज करता है, ठीक है, तो अगर वो लड़का है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन में उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। अगर कोई लड़की है तो हर यूज करेंगे। उसी तरीके से जब अवर है तो अवर का क्या होता है, देयर होता है, ठीक है। जैसे हमने वी का दे किया तो अवर का क्या किया, देयर किया है। तो यहाँ पर योर है, ऑब्वियसली ये दोनों को मिला के यहाँ पर तीसरा बन जाएगा हमारा हिज हर देयर, क्लियर। तो आपकी ये जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट की जो रो है वो बिल्कुल से फिलअप अच्छे से हो गई है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको होगी कि माई का हिज और हर होता है। यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि माई का क्या होता है, हिज होता है। उसी तरीके से मी का क्या होता है, हिम होता है, क्योंकि हिज हम कभी भी ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते नहीं है। वो हिज कहां पर आता है, सब्जेक्ट में आता है, और हिम कहां पर आता है, जो कि ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हर यूज किया है तो वो हर यहाँ पर सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो मी का क्या करेंगे, हिम या हर, ठीक है। मी का मी भी रह सकता है, हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। तो उसी तरीके से अस का क्या होता है, देम होता है। तो यहाँ पर यू में हम तीनों को मिक्स कर देंगे, हिम हर देम, राइट। तो आगे देखते हैं कि माइन का क्या होता है, हिज, और यहाँ पर क्या होता है, हर्स, अवर्स का दैट्स। तो यहाँ पर योर्स जब आप कनेक्ट करते हो तो हिज हर्स दैट, यहाँ से ले लिया हिज हर्स और दैट्स। तो वैसे करके आप अच्छे से याद रखोगे फ्रेंड्स। तो ये टेबल आपको ये याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से याद रखने का ट्राई करो, तो कि क्या होगा कि अच्छे से आपको कौन सा प्रोनाउन किस तरीके से आपको चेंज करना है वो आपको अच्छे से याद रह जाएगा।